अगला नहीं होगी कच्ची छाल। तो कच्ची छाल हुआ तो कच्ची छाल है, कच्ची प्लाइड में पलायन वेग किसी भी पिंड का पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है, वह न्यूनतम वेग होता है जिसके कारण वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। इसे VE से प्रदर्शित करते हैं। VE इसके वेलोसिटी की वजह से VE कहते हैं। मान लीजिए आपका ये अर्थ है और अर्थ पर कोई एक पार्टिकल CM मास का रखा हुआ है, अर्थ पर ये सपोज कर लो, तो इसे हम कितने वेग से फेंके कि ये फिर पृथ्वी पर ना आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लायन वेग। प्लायन का मतलब होता है चला जाना फिर दोबारा वापस ना आना। अगर आप प्लायन वेग से कम रखोगे तो पृथ्वी की ग्रेविटी उसे फिर क्या करेगी? खींचकर नीचे ले आएगी। तो वहां पे हम अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना माना जाता है? ME, और उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है? I। तो जो U होगा वो कितना होगा? -G ME M/I। कब ये होगा? जब कण आपके पृथ्वी तल पर होगा, तब वहां दूरी आरी ही बनता है, पृथ्वी के केंद्र से कण की दूरी आरी बनता है, और उस समय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हो, क्योंकि गुरुत्वीय चैप्टर पढ़ रहे हो तो माना जाएगा, उसे पूरा नाम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इतना होता है। जब यही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है? ½ mv² के बराबर हो जाता है, मतलब गतिज ऊर्जा मिल जाता है, तो वो G MV M/I की कुल, अगर इस डाटा की कुल आप गतिज ऊर्जा दे देते हो तो जो इसका निगेटिव ऊर्जा है वो 0 हो जाता है, और जैसे मान लीजिए -20 जूल पे है तो इसको 20 जूल दोगे तो 0 जूल पे हो जाएगा, तब इसके पास अब एनर्जी का निगेटिव पार्ट नहीं बचा, मतलब ये अनंत पे चला जाएगा। तो अनंत पे जाने का मतलब पृथ्वी को छोड़ के निकल जाएगा, उसी को प्लायन वेग कहते हैं। MCM कैंसिल हो जाए तो इसको इधर भेजोगे तो E = क्या हो जाएगा? 2G ME/RE। तो VE = क्या हो जाएगा? 2G ME/RE। इसको जब कैलकुलेट किया गया तो कितना है? 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। मतलब पृथ्वी तल पे जब नापा गया, पृथ्वी तल पे G का मान जानते हो, ME का मान जानते हो, RE का मान जानते हो, तो जब रख के इसको सॉल्व किए तो कितना आया? 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। मतलब पृथ्वी तल से अगर किसी कण को तुम प्लाइट करना चाहते हो, मतलब फेंकना चाहते हो कि वो दोबारा पृथ्वी पे ना आए, तो तुम्हें कम से कम कितना फेंकना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर अगर आपका कण जाता है, इतने वेग से आप फेंकते हो या इससे ज्यादा वेग से फेंकते हो तो पृथ्वी पे दोबारा नहीं आएगा, तो डिस्टेंस से बाहर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पृथ्वी तल के लिए फार्मूला तो ये है मेन, लेकिन आप इसको
होंगे कक्षीय चाल व प्लान वेग में संबंध। पृथ्वी तल पर प्लान वेग आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड नापा गया है। अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग इसका मान होता है कि हमारे पृथ्वी तल पर अगर किसी चीज को आप लॉन्च करना चाहते हो कि वो फिर रिटर्न ना हो, कम्पैक्ट ना हो, तो आप कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देनी होगी। आपको पता होगा कक्षीय चाल को किससे दिखाया करते थे वो? वीओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल। तो वेलोसिटी ऑर्बिटल कक्षीय चाल को वीओ से दिखाते थे, और वो जब कम दूरी था तो आया था जी एम ई बटे आर ई। क्यों जी एम ई बटे आर ई आपका आया था क्या? कक्षीय चाल। किसी भी तरह का जो कक्षीय चाल था जो पृथ्वी के अंदर बहुत नजदीक हो, मतलब हम ये ऊंचाई को 0 के लगभग कर दिए थे, तो आपका ये आया था कक्षीय वाले में। जबकि आपका प्लान वेग क्या आ रहा है? कक्षीय चाल को या कक्षीय वेग को बात एक ही होता है यहाँ पे। तो वी से दिखाते हैं, ये कितना हो रहा है? 2 बटे आर। जब इसको चाहो तो लिख सकते हो √2 गुणे तो √g बटे आर, और ये आपका क्या हो जाएगा? वीओ। मतलब जो हमारा प्लान वेग होता है वो √2 टाइम्स होता है, दुगना मतलब गुणा होता है वीओ का। तो ये किसका संबंध होता है जो आपको हमेशा याद रखना है, और यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। ये पृथ्वी से निकट बात की जा रही है, मतलब हेड को बहुत नेग्लिजिबल रखा जा रहा है, उस केसेस की बात है। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता बताएंगे। यह ठोस का एक विशिष्ट गुण है जिसके कारण वह अपने संरचना में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। लाइन छोड़ के लिखेंगे। प्रकाशता की एक सीमा होती है जिसके भीतर या अंदर विरूपक बल द्वारा उत्पन्न विकृति को
पुनः पुनः विकृति को पुनः कम या शून्य कर देता है। जब विरूपण बल हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। देखो इसके पहले भी जो आपने पढ़ा है कक्षीय चाल और प्लैनेट में, वो तो टर्म्स आप जानते होंगे कि जब किसी सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं तो प्लैनेट के अराउंड वो क्या करता है, जो ऑर्बिट करता है, लेकिन उसकी एक कक्षाएं निश्चित होती है केपलर के अकॉर्डिंग। मतलब कोई भी पिंड कहीं पर भी चक्कर नहीं लगा सकता, उसकी अपनी एक निश्चित क्या होती है, कक्षा होती है, उसी कक्षाओं में चक्कर लगाना होता है। जैसे कि आपने परमाणु में देखा है कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हर जगह चक्कर नहीं लगा सकते, वो एक अपनी निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते समय आपके प्लेनेट या उपग्रह सैटेलाइट जिसको उपग्रह कहते हो, उसकी जो कक्षीय चाल होती है उसको वीओ से दिखाते थे, और वीओ इक्वल टू होता था रूट जी एम बटे आर जी एम ई बटे आर रूट के अंदर आपके निकाला जाता था, जिसको वीओ कहते थे या वेलोसिटी ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। आगे हम बताएं प्लैनेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सैटेलाइट या कोई भी पिंड को पृथ्वी से उस वेग से फेंका जाए, कम से कम वह वेग दिया जाए जिससे कि वह इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, अर्थात वापस ना आए। तो ऐसे वेग को हम प्लान वेग कहते हैं या इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप का मतलब होता है छोड़कर निकल जाना, मतलब दूर चला जाना। अब किसी चीज को हम जब फेंकते हैं तो पृथ्वी अपनी ग्रेविटी की वजह से खींच लेती है, लेकिन अगर बहुत तेज फेंक दें तो फिर वो वापस आएगी नहीं। अगर आपको बहुत तेज फेंक के वापस न लाने की स्थिति लाना है तो आपको पृथ्वी पे कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकना होगा। इससे कम वेलोसिटी रखने पर आपका पिंड फिर वापस आएगा, लेकिन उससे अधिक रखने पर या उतना रखने पर कोई फिर वापस नहीं आएगा, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, वो फिर उसे खींच नहीं पाएगी। उसकी अगर मैं कैलकुलेशन करें तो इसे वी से कहते हैं, और वी इक्वल टू आपका आया रूट 2g बटे आर। फिर अगला हमने दोनों में रिलेशन देखा है कि वीओ और वीई मतलब प्लान वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध है। तो आपका फाइनल आया है वीई इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ वीओ, मतलब वीओ में रूट 2 का गुणा कर दिया जाए तो वीई बन जाता है। मतलब कक्षीय चाल में रूट 2 से या 2 के वर्गमूल से गुणा करने पर वो क्या बन जाता है, प्लान वेग बन जाता है। दैट इज द रिलेशन। उसके आगे जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है इलास्टिसिटी, जो एक नेक्स्ट चैप्टर है, और यहाँ से आपका सेकंड पेपर स्टार्ट होता है। हम लोग की फिजिक्स के सेकंड पेपर जो चलते हैं वो भी मैकेनिक्स के ही पार्ट में आते हैं। अभी 4-5 चैप्टर मैकेनिक्स का ही आएगा, और आपको हमने बताया कि अगर फिजिक्स जानना है तो पहले चैप्टर से लेकर अभी 4 चैप्टर तक और ये मैकेनिक्स का पार्ट है। ये पार्ट अगर वीक हो गया तो फिर फिजिक्स तो इंटर का एकदम नॉर्मली तो लग जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, क्योंकि हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन नीट IIT या कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी चैप्टर से दे तो उसमें मैकेनिक्स के रूल जरूर लगेंगे। मैकेनिक्स का मतलब कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, कैसे स्प्रिंग को जोड़ेंगे, स्प्रिंग में कैसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, बीमा कैसे लिखेंगे, मात्रक कैसे लिखेंगे, या वृत्तिगत कर रहा है तो उसका केंद्र बल कैसे निकालेंगे। बहुत से ऐसे कंडीशंस आपको मिलेंगे जो कि मैकेनिक्स से जुड़े होते हैं। तो जब तक आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तब तक बहुत ही कंसंट्रेट होकर आपको स्टडी करना होगा। इसमें जो सेकंड पेपर का स्टार्टिंग होता है वो प्रत्यास्था से होती है। आपको पता होना चाहिए पदार्थ का मूल 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया हुआ है। अवस्था के आधार पर एक ठोस अवस्था होती है, एक द्रव अवस्था होती है और एक गैस अवस्था होती है। मुख्यतः 3 पार्टों में डिवाइड किए हुए हैं, और तीनों अवस्थाओं का अपना अपना गुण होता है। परिभाषा के अकॉर्डिंग तो आपने देखा होगा कि ठोस वे होते हैं जिसके आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव वे होते हैं जिसके आयतन तो निश्चित होते हैं बट आकृति निश्चित नहीं होती है, और गैस का सामान्य तापदान पर आकृति और आयतन दोनों भी अनिश्चित होता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसके गुणों के आधार पर जाएं तो गुणों के आधार पर देखा जाता है कि ठोसों के पास एक अपनी क्वालिटी होती है जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। इसी तरह द्रव के पास जाओगे तो उसके पास भी एक अपनी क्वालिटी है जिसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव द्रव का एक विशिष्ट गुण है जो द्रव में पाया जाता है, और गैसों के पास भी अपना एक विशिष्ट गुण है जिसको हम विसरण कहते हैं। विसरण का मतलब डिफ्यूज होना, चारों तरफ फैलना। आप कोई चीज रख दो
चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, तो उसमें कौन फैल पाएगा? गैस। गैस ही एक ऐसा है जो चारों दिशाओं में फैलता है, जिस घटना को विसरण कहते हैं। तो विसरण अपना गैस की गुण है, विशिष्ट अलग है, स्पेशली। अपृष्ठ तनाव आपका द्रव का है, उसी तरह ठोस का अपना एक विशिष्ट गुण क्या है? प्रत्यास्था। इलास्टिसिटी होती क्या है? तो इसको अगर हम नॉर्मल पार्ट में बोले तो इसको मजबूती कह सकते हैं। मजबूती का मतलब किसमें कितनी मजबूती है। जैसे आपने देखा होगा रबड़, गीली मिट्टी और पत्थर, ये तीनों को अगर रख दिया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? पत्थर। मतलब पत्थर सबसे ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब मजबूत। मजबूत को यहाँ से हम दूसरी टर्म में बात करते हैं साइंस वाले में, वो पदार्थ जिसको बिगाड़ने के लिए बहुत ज्यादा बल की जरूरत पड़े या तो हम ना बिगाड़ सके। मतलब जिसको बिगाड़ने का मतलब उसकी संरचना बदलना, गोल है तो सीधा कर दो, सीधा है तो टेढ़ा कर दो। अगर उस तरह आप करना चाहते हो और उसमें जिसमें जितने ज्यादा बल लगेगा वो उतने ज्यादा क्या होगा? इलास्टिक। अब आप सोच लो गीली मिट्टी रखा है और लोहा रखा है, दोनों में कब सबसे ज्यादा बल किसमें लगेगा बिगाड़ने के लिए? मतलब लोहा ज्यादा इलास्टिक है और गीली मिट्टी कम इलास्टिक है, क्योंकि गीली मिट्टी को आसानी से आप बिगाड़ सकते हो, उसकी संरचना को बिगाड़ दोगे। तो प्रत्यास्था का मतलब अगर नॉर्मल वर्ड में देखें एकदम लोकल लैंग्वेज में तो मजबूती होता है। जो ज्यादा मजबूत वो ज्यादा इलास्टिक, जो कम मजबूत वो कम इलास्टिक हुआ। जो ज्यादा मजबूत वो ज्यादा इलास्टिक और जो कम मजबूत हुआ वो कम इलास्टिक कराता है। आज भी हम जब कभी सामान खरीदते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हो चाहे लकड़ी या कुछ के हो, तो उसकी इलास्टिसिटी को चेक करते हैं। आपने देखा होगा जब गाँव में कोई प्लास्टिक की चीजें बेचने को लाते हैं तो लोग उसको इधर उधर करके मजबूती चेक करते हैं कि वो इलास्टिक है कि नहीं है। इलास्टिक होने का मतलब मजबूत होना। लेकिन नेक्स्ट फैक्ट आती है कि इलास्टिसिटी को अगर हम फिजिक्स की भाषा में बताएं, मजबूती वर्ड में ना बताएं, तो हम यही बताते हैं कि ऐसे पिंडों पे जिनको विरूपक बल, विरूपक का मतलब जानते हो? बिगाड़ने वाला बल। विरूपक का मतलब होता है रूप को बिगाड़ने वाला। तो विरूपक बल लगाने पर मतलब रूप को बिगाड़ने वाले बल लगाने पर उसमें विकृति, विकृति का मतलब बिगड़ना होता है, ना हो पाए मतलब कम विकृति हो, उसको क्या बोलेंगे? अधिक प्रत्यास्थ। और अगर ज्यादा विकृति हो रही है तो क्या बोलेंगे? कम प्रत्यास्थ। जैसे आपने देखा रबड़ को खींचा जाए और लोहा को खींचा जाए, या रबड़ का एक रॉड है और लोहे का एक रॉड है, आप बल लगा के झुकाओ तो रबड़ वाला बढ़िया से टेढ़ा कर दोगे, लेकिन लोहे वाला नहीं कर पाओगे, मोटा लोहा है रॉड है तो। मतलब लोहा में विरूपक बल लगा रहे हो, विरूपक मतलब रूप बिगाड़ने वाला, तो वहां पे विकृति कम आ रही है। जबकि रबड़ में लगा रहे हो तो विकृति ज्यादा। विकृति का मतलब बिगड़ना, ज्यादा बिगड़ रहा है। तो जिसमें ज्यादा विकृति आएगी बल लगाने पर वो कम प्रत्यास्थ होगा, और जिसमें कम विकृति आएगी अर्थात कम बिगड़ेगा वो ज्यादा प्रत्यास्थ होगा, ज्यादा मजबूत होगा। जैसे हमने बताया कि आप पत्थर ले लो, गीली मिट्टी ले लो, दोनों पे बल लगाओ तो पत्थर को नहीं बिगाड़ पाओगे, उसकी संरचना नहीं बिगड़ेगी। लेकिन गीली मिट्टी का आपने देखा होगा जिधर चाहो उधर मोड़ दो, तो विरूपक बल लगाया जा रहा है दोनों पे, दोनों को बिगाड़ा जा रहा है। जो ज्यादा बिगड़ जाए मतलब वो कम प्रत्यास्थ है, कम मजबूत है, और जो कम बिगड़े, कम विकृति है, वो ज्यादा ही मजबूत है अर्थात ज्यादा प्रत्यास्थ है। तो प्रत्यास्था एक ठोसों की विशिष्ट गुण होती है जो अपने विरूपक बल लगाए गए, अपने ऊपर लगाए गए विरूपक बल के कारण उत्पन्न विकृति का क्या करता है? विरोध करता है। मतलब विरोध करने का मतलब होता है कि वो अपने आप को बिगड़ने नहीं देता, और जिसमें जितने ज्यादा प्रत्यास्था होगा वो उतने ज्यादा बिगड़ने नहीं देगा। मतलब लोहे को आप बिगाड़ते तो हो लेकिन वो बिगड़ने नहीं देता है अपने आप को, इसलिए वो लफता नहीं है, बेंड नहीं होता है। रबड़ को आप बिगाड़ते हो तो अपने आप को बिगाड़ने देता है, तो बिगड़ जाता है, मतलब विकृति हो जाती है, बेंड हो जाता है। तो जो पदार्थ अपने आप को बिगड़ने ना दे, अर्थात पहले बताएंगे प्रत्यास्था ठोसों का एक विशिष्ट गुण है, एक स्पेशली प्रॉपर्टी होती है, यह अपने अंदर विरूपक बल द्वारा उत्पन्न विकृति का विरोध करता है। मतलब अपने आप में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध कर देता है, मतलब नहीं बिगड़ने देता है। प्रत्यास्था वो गुण है जो अपने आप को बिगड़ने से रोकता है, और अगर विरूपक बल हटा लिया जाए तो फिर वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा लोहे के रॉड को हम थोड़ा सा बल लगा के बेंड कर दे तो हल्का सा तिरछा हो जाएगा, मतलब आप विरूपक बल लगाए तो वो थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन फिर जैसे हाथ से छोड़ोगे तैसे फिर सीधा हो जाएगा। मतलब वो बिगड़ा हुआ रूप फिर क्या आ जाता है? वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। आपने स्प्रिंग को देखा होगा, अगर कोई नॉर्मल इतनी बड़ी स्प्रिंग है उसको हम थोड़ा सा खींच दें तो लंबाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? लंबाई बढ़ने का मतलब आपने बिगाड़ दिया उसे, उसकी लंबाई को बढ़ा दिया, क्या करके? विरूपक बल लगा के उसको बढ़ाए हो। फिर जैसे अपना विरूपक बल हटाओगे तैसे फिर वो क्या हो जाएगा? अपने आकृति में वापस चला आएगा। ये वापस आना मतलब अपने आप को जो बिगड़ा था उसको वापस कर लेना, विकृति को हटा देना, रिमूव कर देना, या विकृति को शून्य कर देना, ये किसकी गुण है?
और जिसमें प्रकाष्ठा नहीं होती है वो ये काम नहीं कर सकता। जैसे गीली मिट्टी ऐसे मान लीजिए पहले गोल सा था, उसको दबा के लंबा कर दिए तो फिर गोल नहीं हो पाएगा, तो लंबा रहेगा। फिर उसको टेढ़ा कर दोगे तो टेढ़ा ही रहेगा, मतलब उसमें क्या नहीं है, प्रकाष्ठा। यानी कि स्प्रिंग को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए फिर छोड़ोगे तो सीधा कर लेगा। तो ये जो सीधा कर रहा है, जो अपनी विकृति को उत्पन्न नहीं कर रहा है, विरूपक बल को हटाने पर जो अपने आप में वापस आ रहा है, उसको उसी गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था किसमें होती है, ठोस द्रव की गैस, ठोसों में। मतलब सबसे ज्यादा प्रत्यास्था का गुण ठोसों में पाया जाता है, और ठोस ही है जो अपने अंदर होने वाले विकृतियों को रिटर्न वापस कर ले जाते हैं, मतलब कम बैक हो जाते हैं। लेकिन इसकी एक सीमा होती है, आप उससे ज्यादा विकृति करा दोगे तब वो वापस नहीं आ पाएगा। जैसे कि आपने स्प्रिंग को देखा होगा, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दो तो उसमें विकृति आती है, विरूपक बल लगाने के कारण विकृति आती है, लेकिन जैसे हम बल को हटाते हैं जैसे फिर वो वापस होकर अपनी स्थिति में आ जाता है। ये आपने जो बल लगाया वो विरूपक बल, जो इसकी लंबाई बढ़ गई बिगड़ गई वो विकृति, लेकिन जब आपने विरूपक बल हटाया तो फिर वापस आया। ये वापस आने के गुण को भी हम क्या कहते हैं, ठोसों में प्रत्यास्था का गुण होता है। लेकिन अगर उसे हम ज्यादा खींच दें तो स्प्रिंग सीधा हो जाएगा एकदम, तब फिर वो वापस नहीं आएगा। तो उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, सीमा से ज्यादा विकृति करा दोगे तब वो सीधा, जैसे आपने देखा लोहे की तीली को ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दो फिर छोड़ दो तो सीधा हो जाता है। अर्थात लोहे की तीली को थोड़ा सा तिरछा किया तो विकृति आया, बिगड़ा, लेकिन जैसे आप अपना बल हटाओगे तैसे वो क्या हो जाएगा, सीधा। लेकिन ज्यादा मोड़ दोगे तब वो टेलकिलिनर्स टाइप हो जाएगा, परवलय टाइप झुक जाएगा, ए टाइप बन जाएगा, और फिर वो सीधा नहीं होगा, अपने आप सीधा नहीं होगा, फिर सीधा करना पड़ेगा। तो ये एक लिमिट के अंदर होती है। अगर हम लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो प्रत्यास्था पे क्या हो जाता है, टूट जाती है। तो हम लोग इसके ग्राफ को भी ड्रा कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको पता होगा कि हम लोगों का जब कोई यहाँ पे प्रतिबल या विरूपक बल आप कर सकते हो, और विकृति के बीच में हम लोग ग्राफ दें तो जैसे जैसे हम विरूपक बल बढ़ाते हैं वैसे वैसे विकृति क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि स्थिति ऐसी आ जाती है जब आपका, अब इसमें विरूपक बल बढ़ाओगे तो विकृति बढ़ेगी नहीं, मतलब स्प्रिंग को जब बढ़ाओगे तो एक लिमिट तक बढ़ेगा, बहुत हद कर दोगे तो एकदम सीधा हो जाएगा। अब उस पर फिर बढ़ाने की कोशिश करोगे तब नहीं बढ़ेगा, फिर क्या डर आ जाता है टूटने का। तो यहाँ पे फिर अभी नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ पे आके क्या बन जाता है, भंजक। यहाँ पे क्या बन जाता है, भंजक बल का मतलब टूट जाना। ये क्या कहलाएगा, सीमा, मतलब यहाँ तक लिमिट है। अगर यहाँ तक आप प्रत्यास्था कराए हो, यहाँ तक फैलाए हो, तब तक तो वो वापस जाएगा, मतलब छोड़ोगे तो वापस हो जाएगा। फिर उससे ज्यादा खींच दोगे तब फिर नहीं सीधा हो जाएगा, फिर उसमें से प्रत्यास्था खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी, मतलब वो वापस रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक अगर आप विरूपक बल लगाते हो तब तक तो वो कम बैक होगा, मतलब उसमें प्रत्यास्था का गुण कायम रहेगा। फिर उससे ज्यादा खींच दोगे तब उस पे आपका प्रत्यास्था का गुण उसका खत्म हो जाएगा, मतलब वो अपने आप को सीधा नहीं कर पाएगा। फिर उससे ज्यादा भी खींच दोगे तो भंजक आ जाएगा, मतलब वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, अपने आप को तोड़ देगा। तो ये चीजें आपको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक ग्राफ बना दो, अलग रेंज डालेंगे, नोट पॉइंट लिख लो बस, हेडिंग मत डालो, नोट पॉइंट करके लिखो। किसी भी ठोस पर
लगाया गया वह बाह्य बल किसी भी ठोस पर लगाया गया वह बाह्य बल जो उसकी आकृति में परिवर्तन कर देता है, मतलब उसे बिगाड़ देता है, आकृति में परिवर्तन कर देता है, क्या कहलाएगा? विरूपक बल कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। और आकृति में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं, और आकृति में होने वाले परिवर्तन को यहाँ पे कुछ चीजें आप सुन लो, उसको लिखेंगे नहीं। आपको पता होगा प्रत्यास्था के आधार पर पिंडों को बांटा गया है। एक तो बांटा गया है सुघट्य और एक होता है दृढ़। मतलब वाले पदार्थ के कितने होते हैं? दो तरह के, एक दृढ़ पिंड और एक सुघट्य पिंड। सुघट्य और दृढ़ में अंतर क्या होता है? एक को इंग्लिश में हम लोग रिजिड बोलते हैं और एक को प्लास्टिक बोलते हैं। रिजिड और प्लास्टिक में क्या फर्क होता है? ये प्लास्टिक का मतलब इसके प्लास्टिक कहने का मतलब नहीं है, मतलब वाला पदार्थ कितने तरह का है? दो तरह का है। एक तो रिजिड है, रिजिड का हिंदी में क्या कहते हैं? दृढ़। और दूसरा सुघट्य, क्या? प्लास्टिक। रिजिड और प्लास्टिक को कैसे डिफाइन करते हैं? जिस पिंडों की प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है, मतलब अनंत होती है, अर्थात जिसे बिगाड़ा ना जा सके, चाहे जितना बल लगा लो लेकिन वो बिगड़ेगा, ऐसे पिंडों को हम क्या बोलेंगे? दृढ़ पिंड। वैसे दुनिया में वास्तव में कोई दृढ़ पिंड, कोई ऐसा पिंड है ही नहीं है कि जिसपे बल लगाते जाए लगाते जाए लगाते जाए और वो बिगड़े ना। चाहे जितना मजबूत उठा लाओगे तो उस पर हम लोग बढ़िया दबाव दे देंगे, जीसीबी लगा के, तो टूट फूट जाएगा कि नहीं लगाया जाए? मतलब हाँ, हीरा क्या चीज़ है? दुनिया का कोई भी रिजिड, चाहे जितना रिजिड ले आओ, तो हम लोग उसको नॉर्मली डिस्टर्ब करना चाहें तो किसी न किसी स्थिति में कर ले जाएंगे। बल लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, कभी ना कभी टेढ़ा मेढ़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन हमारी फिजिक्स कहती है कि वह पिंड जिसमें विकृति उत्पन्न ना किया जा सके, अर्थात बल की किसी भी स्थिति में चाहे जिस तरह का बल आप लगा के उसे बिगाड़ ना सको, उसकी आकृति को ना बदल सको, अर्थात उसमें विकृति ना उत्पन्न कर सको, ऐसे पिंडों को क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड। नीचे लाइन में बता देते हैं कि कोई भी पिंड वास्तविक रूप से 100% दृढ़ नहीं होता है, हर किसी को थोड़ा ना थोड़ा बिगाड़ा जा सकता है। अलग की बात है कि जिसको हम अपने नॉर्मल बल से नहीं बिगाड़ पाते उसे हम दृढ़ मान लेते हैं। बिगाड़ तो लेंगे लेकिन हम दृढ़ किसे मान लेते हैं? जिसको हम नॉर्मल एकदम सामान्यतः, मतलब उसमें हथौड़ी थोड़ी लेके नहीं, अपने हाथ से, अपने हाथ और अपने ताकत से जिन चीजों को हम ना बिगाड़ पाए वो इसी को हम क्या मान लेते हैं? दृढ़। वैसे वास्तव में कोई दृढ़ पिंड होता नहीं है, हर किसी को बिगाड़ा जा सकता है। हाथ से नहीं बिगड़ेगा, जीसीबी से बिगड़ेगा, ट्रेन से बिगड़ेगा, लेकिन बिगड़ेगा वो, और बिगड़ गया तो दृढ़ नहीं रह गया। फिजिक्स कहती है ऐसे पिंड जिनमें विकृति उत्पन्न ना किया जा सके, अर्थात जिसकी प्रत्यास्था अनंत हो, बहुत ज्यादा मजबूत हो, उसी को क्या कहेंगे? दृढ़। वास्तव में कोई भी नेचर में दृढ़ पिंड वास्तविक दृढ़ पिंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे दृढ़ मानते हैं जिसे हम नॉर्मल बिगाड़ नहीं पाते। जैसे दीवार इलास्टिक है कि नहीं है? दीवार को नहीं बिगाड़ा जा सकता, फिर वो ट्रक से ठोकर मार दो वो खड़ पकड़ जाएगा, बिगाड़ा कैसे नहीं जा सकता? मतलब वो दृढ़ फिजिक्स के हिसाब से तो दृढ़ नहीं है वो, क्योंकि फिजिक्स कहता है उसे कभी ना बिगाड़ा जा सके, उसमें विकृति ही ना उत्पन्न किया जा सके, ऐसे को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। और इस हिसाब से वास्तव में पूरे प्रकृति में कोई भी दृढ़ पिंड नहीं है जो ऐसा हो कि उसे कभी बिगाड़ा ना जा सके। लेकिन फिर भी अगर हम नॉर्मल सामान्यतः ना बिगाड़ पाए तो उसे दृढ़ मानते हैं, वो है नहीं लेकिन मान लेते हैं। जैसे दीवार को हम दृढ़ मानते हैं क्योंकि हम लोग अपने नॉर्मली नहीं बिगाड़ पाएंगे। पत्थर को बिगाड़ोगे
नहीं, हम लोग अपने हाथ से पत्थर को कितनों पर लगाए उसको टेढ़ा बेढ़ा नहीं कर पाएंगे। मतलब पत्थर क्या है, इलास्टिक है, मतलब वो आपका रिजिड है। रिजिड को इलास्टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब मजबूत है। तो मजबूत या दृढ़ पिंड उसी को हम लोग मान रहे हैं जिसको हम सामान्यतः नहीं बिगाड़ पाते। इसमें सबसे ज्यादा मजबूत आता है हाथी का दांत। मतलब हम लोग का हाथी का दांत सबसे ज्यादा मजबूत आता है। हाथी के दांत के बाद में हमारी बोन्स आती है, हड्डियां। हम लोग की हड्डी दूसरे नंबर पे आती है, वो भी कैल्शियम से बना होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत कौन है? हाथी का दांत। दोनों में पता कैसे चलेगा? दोनों को अगर रगड़ा जाए तो जो खिसेगा वो कम मजबूत है। जब दो चीजों को आप रगड़ो तो रगड़ने पे दोनों खिसेंगे ना। जो कम खिसेगा वो एक ज्यादा खिसेगा, जो ज्यादा खिसेगा वो कमजोर है, जो कम खिसेगा वो मजबूत है। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? हाथी का दांत। हाथी के दांत से मारने का मतलब समझ लो कि स्टील से 1000 गुना या 100 गुना ज्यादा मजबूत होता है, लोहे से ज्यादा मजबूत होता है। अगर हाथी के दांत से किसी को मार दिया जाए तो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है। वो हाथी से क्या, अपने लोहे से ज्यादा मजबूत हमारी बोन्स होती है, हड्डियां 10 गुना ज्यादा मजबूत है। मतलब स्टील जो होती है, जैसे स्टील को साकर देखो बाइक का, किसी को साकर से मार दो और किसी को अपनी हड्डी से मार दो तो हड्डी वाला चोट सबसे ज्यादा फीलिंग देगा, क्योंकि हड्डी उससे 10 गुना ज्यादा मजबूत होती है। हमारी हड्डियां लोहे से मतलब स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत होती है, और हमारे हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत कौन है? हाथी का दांत। तो हाथी के दांत को सबसे ज्यादा रिजिड मानते हैं। उसके बाद में पत्थर को भी रिजिड मानते हैं, अपने हड्डियों को भी रिजिड मानते हैं, या हम लोग बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम रिजिड मान लेते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल नहीं बिगाड़ पाते, जिनमें हम विकृति नहीं उत्पन्न कर पाते, उन्हें इलास्टिक या रिजिड मानते हैं। लेकिन वैसे फिजिक्स की परिभाषा के अनुसार बताया गया है कि ऐसे पिंड जिनमें विकृति उत्पन्न न किया जा सके, अर्थात जिसके आकार को कभी ना परिवर्तन किया जा सके, उसे ही रिजिड कहा जाता है। और विश्व में कोई भी ऐसा चीज है नहीं जो परफेक्टली 100% रिजिड हो, लेकिन फिर भी जिसे तुम नहीं बिगाड़ पाते हो, जिसकी में विकृति नहीं उत्पन्न कर पाते हो, उसे हम रिजिड मानते हैं। रिजिड में सबसे ज्यादा रिजिड हाथी का दांत होता है। हमारी हड्डियां भी बहुत ज्यादा मजबूत है, लोहे से 10 गुना ज्यादा मजबूत है, और लोहा भी मजबूत में आता है, वो भी है। एल्यूमिनियम इलास्टिक नहीं होता है, आपने देखा वो एल्यूमिनियम का तार को ऐसे ऐसे कर सकते हो, मोड़ सकते हो इधर, तो एल्यूमिनियम मजबूत नहीं होता है। तो एल्यूमिनियम का दरवाजा आता है कि नहीं आता है? देखो मजबूत नहीं होता होगा, मतलब उसमें इलास्टिसिटी कम है। लेकिन लोहे का दरवाजा मजबूत होता है, मतलब वो इलास्टिक होता है। लोहे से भी ज्यादा मजबूत हमारी हड्डियां हैं। हमारे हड्डियों में भी आपको पता होगा दांत के ऊपर जो एनामल होता है, एक लेयर है जिससे आपका दांत सफेद दिखाई देता है। जो लोग ज्यादा ब्रश करते हैं उनका वो एनामल खिस जाता है, इसी वजह से उनके दांत पीले नजर आते हैं। आपको पता होगा ब्रश करने का टाइमिंग शेड्यूल 1.5 मिनट है। मतलब अगर आप 1.5 मिनट से ज्यादा ब्रश करते हो तो मतलब आपका दांत खिसेगा पक्का है। और एनामल जब खिस गया तो 3 प्रॉब्लम, दांत पीले हो जाएंगे, क्योंकि नीचे सबका दांत पीला है, वो तो ऊपर एक तो पेंटिंग है ना सफेद कलर का, तो मान लो फिर अगर वो तो बाद में सीमेंट दिखावे करी, ऐसे कंडीशन में वो जब पीला हो जाएगा तो उसकी कोई दवा नहीं होती, क्योंकि एनामल रेडीमेड नहीं लगता है, वो नेचुरल एनामल होता है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर है जो कि हमारे हड्डी से भी कई ज्यादा मजबूत है। आप सोचो आप कई सालों से उस पर रगड़ रहे हो, उससे खा पी रहे हो, इन एनामल की जो लेयर है वो सेब के छिलके की मोटाई के बराबर होती है, और वो हमारा खराब होता है सिर्फ ब्रश करने से। मतलब हमें ब्रश पहला नंबर तो 2 टाइम करना चाहिए, सुबह और शाम, लेकिन एक बार ब्रश करने का शेड्यूल जो है वो अच्छी क्वालिटी से 1.5 मिनट पहले वो तो ब्रश अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। अच्छी मतलब तारबुस वाला नहीं जिससे ईट आला करते हैं, अच्छा वाला। अच्छा क्वालिटी लोगे तो आपका सेंसोडाइन में आता है 50 रुपये 55 रुपये का आएगा सेंसोडाइन की ब्रश, वो सबसे सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट होने मतलब मुलायम होना चाहिए एकदम। और वो भी ब्रश कितने मिनट? 1.5 मिनट। मतलब गिन के नहीं कि एक बार कर लिए तो आप छुट्टी है तो चले 2 बजेगा। गुलगुल वाले पकड़ के जैसे लगता है कि वो जोड़िया कराएंगे उस पर तो चूंकि वो शिक्षा लोगों की बात है। और उससे बाद में जब वो एनामल खिसेगा तो पानी अंदर जाएगा रूट्स में, तो पानी लगना, झंझनाहट आना, दांत का कैविटी बनना, खोखला होना, या उसमें सड़न उत्पन्न होना, चीजों का फंसना। जब उसमें गैप्स आ जाएंगे तो खाना खाओगे तो फंसेगा तो सड़न बनाएगा, जिससे आपके दांत में कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हमें ब्रश करने के, लेकिन हम वहाँ पे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ब्रश करने का शेड्यूल है 1.5 मिनट, वो भी अच्छी क्वालिटी के ब्रश से किया जाता है। सुबह और शाम 2 टाइम करना होता है, और अच्छी क्वालिटी से। सिर्फ 1.5 मिनट का मतलब ऐसे हिला दो पूरा, 1.5 मिनट में साफ हो जाए बस, जितना भी निकल जाता है। क्योंकि वो इसको साफ करके क्या करोगे, भी कुछ खाओगे फिर लगेगा,
ऐसा तो नहीं कि आज साफ करके बंद करना है खाना पीना तो आज चलो रगड़ के साफ कर देते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो फिर 1 घंटा में उतना मतलब आपकी इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। तो आप उसमें बेशक है कि आप 12 घंटे के शेड्यूल पे साफ कर करो। और अगर शाम के टाइम ब्रश नहीं कर पाते तो उसको तेज कुल्ला किया जाता है। कुल्ला कर लिया तो मतलब पानी को लेके गलाले करना, और वो भी 4-6 बार तेजी से कर दोगे ना तो जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप निकल आएंगे। जो उस पर जंग लेयर्स बन जाता है वो तो नहीं साफ होगा, लेकिन जो बड़े पार्टिकल फंसे होंगे वो निकल आएंगे। तो गलाले करने का काम पुराने लोग करते थे, पहले के लोग जब वो हाथों धुलते ना तो गलाला बड़ी तेज करते थे। लेकिन आज के लोग गलाला नहीं करते हैं, जो लेयर रहते हैं वो भी घोट जाते हैं अंदर। और हम कई लोग चेहरा धुलते देखे ना, ऐसे करेंगे मुंह में लेंगे, वो करेंगे नहीं, अंदर चला जाता है। हद है, मतलब पानी लेंगे चेहरा तो पी लिए इतना प्यास लगा होता है। तो गलाला करने का चीज है, वो वापस करने का चीज है। और दृढ़ पिंडों में हमारा एनामल का पार्ट भी ज्यादा ही मजबूत होता है। मतलब हमारे शरीर के अगर सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट की बात की जाए तो उसमें किसका नाम आता है? एनामल। मतलब आपके शरीर का सबसे मजबूत, हड्डी से भी ज्यादा मजबूत वो है। और सुघट्ट कौन होता है? जिसकी प्रत्यास्था 0, मतलब जिसको एक बार बिगाड़ दो तो फिर अपने आप को सुधार ना पाए, उसमें इलास्टिसिटी का गुण ही ना हो। तो हम गीली मिट्टी को, या जैसे आपने पिसान को देखा होगा, गूंथने के बाद, आटे को गूंथने के बाद में लेई बन जाता है, उसको हम क्या मानते हैं? सुघट्ट मानते हैं। गीली मिट्टी को आप देखो दीवार पे मार दो चपक जाता है। बचपन में कभी मार के दीवार पे देखे हो? हम दौड़ाते हैं जिसके घर में मारोगे, लेकिन वो देखा जाता है कि कितना बढ़िया फैल रहा है उस पर, रोटी कितनी बड़ी बन रही है। हम तो बचपन में गोला बना के निशाना लेते थे। तो वो अक्सर देखोगे उसमें क्या होता है, पहले गोल रहता है लेकिन जाने के बाद में जो उसमें पड़ता है तुरंत फैल जाता है। फैलने के बाद क्या कभी सुकून पाता है? नहीं, वो जिस तरह बिगड़ जाता है। जैसे गीली मिट्टी को ऐसे बिगाड़ दिए, जब बिगाड़ दिए तो ऐसे रहेगा, फिर ऐसे कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो उसको जिस तरह बिगाड़ो उस तरह वो आसानी से बिगड़ जाता है, बहुत कम बलों में बिगड़ जाता है। और नेक्स्ट फैक्ट होता है कि सबसे कम बलों में बिगड़ने के बाद वो अपने आप को कंबाइन वापस नहीं ला पाता अपनी स्थिति में, मतलब उसमें प्रत्यास्था की गुण बहुत कम होती है या शून्य होती है। ऐसे को क्या बोलते हैं? सुघट्ट। तो गीली मिट्टी एक सुघट्ट का एग्जाम्पल है, जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। और हाथी का दांत, पत्थर, एनामल्स, हमारी हड्डियां, ये सब क्या है? इलास्टिक में आती है। जिसको हम बिगाड़ ना सके उसको दृढ़ या इलास्टिक बोलते हैं, प्रत्यास्थ। और जिसको हम बिगाड़ सकें और वो वापस ना आए उसको सुघट्ट कहते हैं। ये मजबूत होते हैं, ये मजबूत नहीं होते हैं। हो गया? इसके आगे हेडिंग डाल लो, प्रतिबल हुआ विकृति।